Hello to all, hope you are good and doing good with your subject also. So today our topic is geometrical representation of indefinite integrals. Geometrically इसका मीनिंग क्या है वो भी तो सीखना जरूरी है ना. जब हमने फर्स्ट वीडियो डिस्कस किया जिसमें हमने इंट्रोडक्शन सीखी थी, इंटीग्रल्स हैं क्या, क्यों जरूरी है ये हमारे लिए, कहाँ हमें बेनिफिट मिलता है इनसे, वो सब कुछ हमने सीखा था. हमने फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस की थी, वो उसका रीजन मैंने आपको बताया था कि कुछ आप बेसिक फॉर्मूला सीखिए तो आपको पता चलेगा कि इन जनरली आप इंटीग्रेशन बाय यूजिंग डायरेक्टली बाय यूजिंग फॉर्मूला आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो. क्यों? क्योंकि ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हमने उसको यूज करना है, इसलिए आपको करवाई थी वो. तो आज हमने इसको स्टार्ट करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. कंसीडर कर्व एफ एक्स इक्वल्स टू 2x. ये हमने कंसीडर की. इंटीग्रेट कीजिए आप इसको. इंटीग्रेट अगर करते हो तो अब इसके इंटीग्रेशन, यू आर कंफर्टेबल विद द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, टेक टू आउटसाइड. अगर आप 2 को बाहर लेंगे, इनसाइड द इंटीग्रेशन साइन वी हैव ओनली x एंड द इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर अपॉन 2. पावर में एक ऐड होता है, उस टर्म से हम डिवाइड करते हैं. x इज टू पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ x इज टू पावर n को यहाँ यूज किया हमने. एंड सी द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमें मिल गया. सो इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस सी. लेट दिस फंक्शन एज, सो अगर हम इस इंटीग्रेशन को y से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सो वी हैव y एज x स्क्वायर प्लस सी. अब ये फंक्शन है और ये फंक्शन क्या है? इंटीग्रेशन है. ये इंटीग्रेशन है इस चीज की. अब हमने देखना कि ये ज्योमेट्रिकली क्या बता रहा है हमें. ठीक है बेटे, तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ध्यान से समझिएगा, जो मैं बोलूंगी उसको रिलेट करके देखिएगा तो आपको बहुत इजी लगेगा. ये देखिए, अब आपके पास ये हमने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, मैंने कुछ ड्रॉ किया हुआ नजर आ रहा है ना. और ये कुछ भी अजीब नहीं है, ये सब आप जानते हो ऑलरेडी. y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी है ना. यहाँ पर आप सी की अब डिफरेंट वैल्यूज पुट कीजिए, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है ना. आप डिफरेंट कांस्टेंट पुट करते हो, आपके पास डिफरेंट टर्म्स आती जाते हैं. पुट सी एज 0. अगर आप सी को 0 पुट कर दोगे, बी लेफ्ट ओनली विद y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास रहेगा. एंड y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है क्या? बेसिकली y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर क्या होता था आपके पास? पैराबोला होता था. कौन सी डायरेक्शन? अपवर्ड डायरेक्शन. ये आपने 11th क्लास में सीखा हुआ है, कोनिक सेक्शन करवाए थे ना आपको तब. तो ये है हमारे पास अपवर्ड पैराबोला विद वर्टेक्स 0. यहाँ पर बन गया, ये हमने ड्रॉ कर लिया अपवर्ड पैराबोला. ठीक है बेटा, मैंने एग्जैक्ट एक सिंगल पॉइंट नहीं लिया है, इन जनरल ड्रॉ किया हुआ. आपकी मर्जी, अगर आप पॉइंट्स पुट करके करना चाहते हो तब भी कर सकते हो. शेप ऐसी आ जाएगी आपके पास. अब आप सी के प्लेस पर सपोज 1 पुट कीजिए. देखिए नेक्स्ट हमने केस लिया ना, ये तो सी इक्वल्स टू 0 वाली टर्म आ गई थी. अब हम सी के प्लेस पर 1 पुट करते हैं. सो इट बिकम्स y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1. देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, इतनी टर्म हो जाएगी अब आपके पास. यहां से अब इसको देखिए, इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस 1. ऐसे लिख सकते हो हम इसको. अब आप इसको जनरल कंपेयर कीजिए. जनरल फॉर्मूला क्या होता था? जनरल इक्वेशन होती थी हमारे पास x माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a y माइनस k. ये होती थी जनरल इक्वेशन पैराबोला की. अब बेटे इसको अगर कंपेयर करोगे, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज x माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस 1. ठीक है, अब कंपेयर करने पर हमें क्या मिल रहा है? वी हैव h एज 0 एंड k एज 1. सो our vertex is 0,1 because by this equation our vertex is h, k. तो अगर यहाँ पर vertex h और k होता था, यहाँ पर vertex क्या हो जाएगा? 0 एंड 1. तो अब हमारा पैराबोला के लिए vertex क्या होगा? 0, 1. ये रहा वो vertex 0, 1 y एक्सिस पर लाई करते हैं ना. यहाँ पर हमारा vertex है, ये ड्रॉ कर लिया हमने पैराबोला. डायरेक्शन अपवर्ड ही रहेगी, वो हमें पता है. अगर आप सी के प्लेस पर 2 पुट करोगे, देखो आप, अगर हम सी के प्लेस पर अब 2 पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2. लीजिए यहाँ पर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2. ठीक है, दिस इट कैन बी रिटन एज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस 2. अब फिर से हम इसको क्या लिख सकते हैं? x माइनस 0 होल स्क्वायर एंड y माइनस 2. सो बाय कंपेयरिंग with the general equation we have h as 0 and k as 2. so now our vertex is 0,2. तो अब हमारा vertex ये वाला हो गया. तो पैराबोला की शेप ऐसे हो गई. ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है c इक्वल्स टू 2. आप ऐसे ही c की वैल्यू नेगेटिव भी ले सकते हो. सपोज हम c के प्लेस पर -1 पुट करते हैं. c के प्लेस पर अगर आप -1 पुट करोगे, सो द इक्वेशन इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू x square equals to y plus 1, and it can be written as x minus 0 whole square y minus of -1. माइनस ऑफ -1 लिखने का रीजन ये है कि k आप तभी लेते हो नेगेटिव के बाद जो टर्म आती है वो k है. तो अब हमारा h कितना हो गया? 0 और k कितना हो गया? -1. दैट मीन्स आवर वर्टेक्स इज 0, -1. ये अब हमारा वर्टेक्स है.
तो अब ये वर्टेक्स डाउनवर्ड है ना, ये आपको नजर आ गया। 0,-1 वर्टेक्स है, पैराबोला की डायरेक्शन तो अपवर्ड ही रहनी, उसमें तो कोई इश्यू नहीं है। अब ऐसे जब आप सी के प्लेस पर -2 ले लोगे तो आपका वर्टेक्स हो जाएगा 0,-2, ये हमारे पास अपवर्ड, पैराबोला की डायरेक्शन की वजह से अपवर्ड आया। सो आपके पास जो ये अब शेप आई है, अब इस शेप में एक और आपको, पहले तो हमने अब ये पैराबोला ड्रॉ किया, अब एक लाइन देखिए, ये डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है ना, मैंने क्या लिखा है, x इक्वल टू ए की कुछ भी वैल्यू होगी हमेशा ये x इक्वल टू ए लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइंस के टाइम हमने सीखा था, ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन होती है। और ये लाइन किसके पैरेलल होती है, y एक्सिस के पैरेलल होती है, बट ये लाइन किस पर परपेंडिकुलर होती है, x एक्सिस पर। इसको ध्यान से समझना, ये लाइन किस पर परपेंडिकुलर होती है, x एक्सिस पर। अब बेटे ये जो लाइन है ना, परपेंडिकुलर बोलो ऑर्थोगोनल बोलो, दोनों ही सेम वर्ड है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो आपने ये डॉटेड लाइन आपने ये ड्रॉ की है, पूरी ये डॉटेड लाइन देखिए हमने पूरे में ड्रॉ की, वो हर पैराबोला को कट करिए। जैसे इस पैराबोला को P4 पर, यहाँ P3 पर कट करिए, यहाँ P0, यहाँ P1, यहाँ P2 पर कट हो रहा है, और ये लास्ट है P2 पर कट हो रही है टर्म। ठीक है, आप आगे ड्रॉ करोगे तो आगे भी पॉइंट ले सकते हो, आगे और पैराबोला बनाओगे तो ये हमें पॉइंट मिल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए लाइन के और पैराबोला के, जितने भी पैराबोला थे और लाइन के साथ उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इस हर एक पॉइंट पर ना, ये जो आपको पॉइंट नजर आ रहा है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पर आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करो। टेंजेंट तो अब आपको पता है, टेंजेंट लाइन वो वाली लाइन होती है जो कि कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर ही टच करती है। तो P4 पर जो टेंजेंट होगा वो हमने ड्रॉ कर लिया, ऐसे P3 पर टेंजेंट ड्रॉ किया, फिर P0 पर टेंजेंट ड्रॉ किया, फिर P1 पर, फिर P2 पर ड्रॉ किया। अब आप इन टेंजेंट्स को आपस में मैच करो, देखो क्या मिल रहा है हमें। ये टेंजेंट जो P2 पर है वो P1 वाले टेंजेंट, ये दोनों पैरेलल हैं, ऐसे ये टेंजेंट भी आपस में पैरेलल हैं। P0 और P3 पर जो टेंजेंट है वो भी हमें पैरेलल विजिबल हो रहे हैं, और P3 और P4 पर भी जो टेंजेंट है वो भी हमें पैरेलल विजिबल हो रहे हैं। इसका मतलब अब हमें क्या मिला कि जब हमें इंटीग्रेशन से जो हमें कर्व मिलती है, फैमिली ऑफ कर्व मिलती है, क्योंकि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट आता है ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, और सी की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके हम देख रहे थे कि ये फैमिली ऑफ कर्व मिल गई हमें, डिफरेंट पैराबोलाज बने, जिसकी वजह से जो ये फैमिली ऑफ कर्व आ रही है, अगर हम उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेते हैं उस लाइन के साथ, इस लाइन के साथ अगर लेते हैं, ये लाइन कौन सी है, जो कि एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस के साथ ऑर्थोगोनल है। और एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस वो वाली लाइन है जो कि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। समझा था ना, यहाँ पर मैंने आपको बताया था फर्स्ट जब हमने वीडियो की थी कि जो ये फंक्शन, ये इंटीग्रेशन साइन हो गया, फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन हो गया, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को। सो हमारी जो ये लाइन है ये किस एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, ये किस एक्सिस के साथ ऑर्थोगोनल है, जो कि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, सो जब हम फैमिली ऑफ कर्व की इंटरसेक्शन उस लाइन के साथ लेते हैं जो कि ऑर्थोगोनल है उस एक्सिस के साथ जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करती है, तो जो हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलते हैं लाइन और पैराबोला के, इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जब भी आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो ये टेंजेंट हमेशा क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ये हमें यहाँ नजर आ रहा है, बस यही हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। मैंने वो लाइन नीचे भी लिखी हुई है कि x इक्वल्स टू a इज अ लाइन ऑर्थोगोनल टू द एक्सिस रिप्रेजेंटिंग द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये आप मैंने समझा दिया। अब इसी जो पूरा भी मैंने बोला है, अब इसको लैंग्वेज में देखिए कैसे है। सो इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली अ फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ कर्व क्यों है, क्योंकि सी की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके मिलते हैं हमें। हैविंग पैरेलल टेंजेंट at their point of intersection with the line orthogonal to the axis representing the variable of integration। यही आपको बताया था कि आप वो जो x इक्वल टू a लाइन ले रहे हो वो किसके साथ ऑर्थोगोनल है, x एक्सिस के साथ। और x एक्सिस क्या है, x एक्सिस हमारे पास जो है वो क्या है, वो है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ना, एक्सिस विच रिप्रेजेंट द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, और वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन हमारा x है। तो इन दोनों के वो x इक्वल टू a और x एक्सिस परपेंडिकुलर हैं, और जहां पर वो कट करते पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखे ना, जो हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलते हैं हैविंग पैरेलल टेंजेंट, उन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते तो वो पैरेलल होते। तो ये वही लैंग्वेज है जो मैंने आपको समझा दी है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग। उसके बाद आपको ये नजर आ रहा है क्या लिखा है, कंपैरिजन बिटवीन द डिफरेंशिएशन एंड द इंटीग्रेशन। देखिए कुछ जनरल टर्म्स लिखी हुई है मैंने इसमें, जो कि आपको आपके लिए यूजफुल है टर्म्स वो वाली। बाकी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं वो आप जानते हो, तो हमने उसको नहीं लिखा यहाँ पर। फर्स्ट क्या मैंने लिखा यहाँ पर, द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन व्हेन इट एग्जिस्ट इज यूनिक फंक्शन वेयर एज इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन इज नॉट यूनिक। डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट होगा तो वो हमेशा यूनिक होता है, बट इंटीग्रेशन यूनिक नहीं होती। वो यूनिक किस वजह से नहीं रह पाती, अब आपको समझ में आ गया होगा।
वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वजह से कभी भी यूनिक नहीं रहती, क्योंकि आप सी की डिफरेंट वैल्यूज पुट कर रहे हो तो डिफरेंट कर्व्स मिल रही हैं. द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट इफ इट एग्जिस्ट is meaningful, but the integral of a function at a point does not have any sense. डेरिवेटिव एक पॉइंट पर हम डिस्कस कर सकते हैं. वो मैंने आपको बताया था कि अगर आप डेरिवेटिव निकालते हो और उसमें कोई पॉइंट पुट करते हो तो वो क्या रिप्रेजेंट कर देता है, स्लोप. उस पॉइंट पर जो हम स्लोप ले रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर देता था. बट इंटीग्रेशन का कभी भी पॉइंट से कंसर्न नहीं होता. इंटीग्रेशन हमेशा एक इंटरवल में ही डिस्कस करते हैं. जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन को डिस्कस करोगे मेरे साथ तो आपको समझ में आएगा ये. Every function is not differentiable. Similarly, every function is not integrable. हर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता. ये हमने डिफरेंशियबिलिटी में सीखा था ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते थे, और अगर वो सेम नहीं होते तो हम कहते थे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. इसी तरह से हर फंक्शन इंटीग्रेबल भी नहीं होता. तो अब ये जो है टर्म्स आपके लिए जो अलग थी वो हमने डिस्कस कर लिए. कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं जैसे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हमेशा ही फंक्शन से रिलेटेड है. अब ये आप जानते हो तो मैंने उसको नहीं लिखा. इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी अब आप जानते हो तो उसको दोबारा नहीं लिखा. तो जितना लिखा है इसको समझिए. इसमें से कोई डाउट हो तो मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा. ज्योमेट्रिकली इसलिए सीखिए चीजों को क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो वो है क्या, वो जब विजिबल क्या होते हैं, किस वे में वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए. इसलिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स को अच्छे से समझा कीजिए. अभी भी कोई डाउट हो तो फिर मेरे से डिस्कस कीजिएगा. फिर हम आगे मूव करेंगे. हम इंटीग्रेशन और सीखेंगे और नए नए फंक्शंस आएंगे, देखेंगे उनको कैसे इंटीग्रेबल करते हैं. तब तक प्रैक्टिस कीजिए.